नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर पुलिस ने केंद्रीय अर्धसैनिक बल असम राइफल्स के जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। प्राप्त सूचना के मुताबिक ये एफआईआर 5 अगस्त को ही दर्ज की गई है। मणिपुर पुलिस का आरोप है कि असम राइफल्स के जवानों ने राज्य पुलिस को पिछले दिनों हिंसा प्रभावित बिशुनपुर जिले में 3 लोगों की हत्या में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने से रोका था। मिली जानकारी के मुताबिक असम राइफल्स को बिशुनपुर जिले से मंगलवार को ही हटाया गया है। असम राइफल्स को यहां से हटाए जाने के कुछ ही घंटों बाद ये मामला सामने आया है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स कर्मियों के बीच कथित गतिरोध के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के कुछ घंटों बाद 5 अगस्त को मामला दर्ज किया गया था। वीडियो में मणिपुर पुलिस कमांडो संदिग्ध उग्रवादियों का पीछा करते समय असम राइफल्स के जवानों पर उनके ऑपरेशन में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए बहस करते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि बिशुनपुर जिले के फोगा कचाओ इकाई थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि फोलजंग रोड के किनारे क्वाक्टा वार्ड 8 में स्थित कुतुबवाली मस्जिद पर पहुंचने पर राज्य पुलिस की टीमों को रोक दिया गया। 9 असम राइफल्स के जवानों ने अपने कैस्पर वाहन को क्वाक्टा फुलजांग रोड के बीच में पार करके उनका रास्ता रोका, जिससे उनके कानून से बंधे कर्तव्य के निर्वहन में बाधा उत्पन्न हुई। हालांकि सुरक्षा सूत्रों ने एफआईआर को न्याय का माहौल करार दिया और कहा कि असम राइफल्स को कमांड मुख्यालय द्वारा कुकी और मध्य जिलों के बीच बफर जोन की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। मणिपुर में 3 अगस्त के शुरुआती घंटों में क्वाक्टा में मैती समुदाय के 3 लोग अपने घरों में मृत पाए गए थे, जिसके तुरंत बाद मैती प्रभुत्व वाले बिशुनपुर जिले और कुकी जोमी प्रभुत्व वाले चुराचांदपुर जिले की सीमा पर शहर के करीब भारी गोलीबारी शुरू हो गई। पुलिस ने कहा था कि ये हत्याएं संदिग्ध कुकी आतंकवादियों की करतूत थी। एफआईआर में दावा किया गया है कि असम राइफल्स ने अपने कर्मियों को आगे बढ़ने से रोक दिया जब पुलिस कुकी उग्रवादियों की तलाश में हथियार अधिनियम मामले में तलाशी अभियान चलाने के लिए क्वाक्टा के साथ फोलजांग रोड पर आगे बढ़ रही थी। शिकायत में कहा गया है कि रास्ते में पुलिस टीमों को 9वीं असम राइफल्स के जवानों ने रोका और अवरुद्ध किया। शिकायत में कहा गया है कि 9वीं असम राइफल्स के कर्मियों के इस तरह के अहंकारी कृत्य ने आरोपी कुकी उग्रवादियों को सुरक्षित क्षेत्र में भागने का मौका दे दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर कहा, क्या इस बात को अलग से कहने की जरूरत है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। दरअसल मामला छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम और कथा से जुड़ा हुआ है। इस कथा में कमलनाथ पहुंचते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का पसंदीदा विषय है हिंदू राष्ट्र, ये सब जानते हैं। जिस वक्त 6 अगस्त को वो कथा सुनाते हुए हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, कमलनाथ वहां मौजूद थे। कमलनाथ ने बाद में कहा कि वो हनुमान के भक्त हैं और उन्हें हिंदू होने का गर्व भी है। उसके अगले दिन जब कमलनाथ से हिंदू राष्ट्र को लेकर सवाल पूछा गया तो कमलनाथ ने कहा कि हमारे देश में 82% हिंदू हैं, तो ये कौन सा राष्ट्र हुआ, इसमें कहने की क्या बात है, ये तो आंकड़े बताते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम सेक्युलर हैं और हमारा मुकाबला सांप्रदायिकता से है। हमारे संविधान में जो लिखा है हम उसी से चलते हैं। बता दें, ये सवाल उठाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा ले रही है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर की गई टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि वो आरएसएस के शब्दों की नकल कर रहे हैं। नाथ की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा कि मध्य प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता स्पष्ट रूप से वही कर रहे हैं जो मोहन भागवत कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ एक समुदाय का देश नहीं है। भारत कभी हिंदू राष्ट्र ना था, ना है और ना कभी होगा। मोहब्बत की दुकान में नफरत की तस्करी हो रही है। दूसरों पर बी टीम का ठप्पा लगाने का अधिकार इन्हें कहां से मिला। कल के दिन अगर भाजपा हार भी जाए तो इस नफरत में क्या कोई कमी आ जाएगी। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने शिवसेना यूबीटी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने उद्धव सेना को औकात दिखाने तक की बात कह दी और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। नारायण राणे ने आगे कहा, मैं 1967 का शिव सैनिक हूँ। उनके इतना कहते ही शिवसेना यूबीटी के सांसद शोर मचाने लगे तो नारायण राणे ने उन्हें डपटते हुए बोला, नीचे बैठ, नीचे बैठ। इस पर स्पीकर कुर्सी पर बैठे बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने उन्हें टोका। नारायण राणे ने आगे कहा, जब शिवसेना उद्धव गुट एनडीए को छोड़कर पवार साहब के साथ गए तब इनको हिंदुत्व याद नहीं आया। अभी कुछ नहीं बचा है। अभी जो आवाज आ रही है ना, वो बिल्ली की आवाज है, शेर की आवाज नहीं बची है। हमारे पीएम पर अभी कोई सवाल नहीं उठा सकता है, उनकी औकात नहीं है।
उन्होंने कहा कि अगर कोई पीएम मोदी और अमित शाह पर उंगली उठाई तो तुम्हारी मैं औकात निकाल दूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान वो गुजरात से मेघालय तक पदयात्रा करेंगे। जिस समय राहुल गांधी अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे तभी महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से पूरे राज्य में पदयात्रा की शुरुआत की जाएगी। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ ने नाना पटोले ने दी है। हालांकि उन्होंने यात्रा के मार्ग और इसकी डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। बता दें, इससे पहले बीते साल सितंबर में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और इसमें 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया था। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और कश्मीर में समाप्त हुई थी। ये यात्रा 130 दिनों से अधिक चली थी। इसके बाद से ही राहुल गांधी की छवि में बदलाव आया और उनको मीडिया भी गंभीर नेता मानने लगी। अब इस यात्रा के दूसरे चरण में राहुल गांधी पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। राज्यसभा में मंगलवार को टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के निलंबन को लेकर काफी अजीबोगरीब स्थिति बनी। हंगामे के बीच सभापति ने पहले घोषणा कर दी कि ओब्रायन को सदन से जाना होगा और निलंबन की बात कही गई, लेकिन बाद में उन्हें वापस आने की अनुमति दे दी गई। अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें निलंबित करने के प्रस्ताव पर मतदान नहीं हुआ था और इसलिए वो सदन में आना जारी रख सकते हैं और कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ओब्रायन को सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी गई है क्योंकि उन्होंने उन्हें निलंबित करने के प्रस्ताव पर मतदान की अनुमति नहीं देने का दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लिया। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा के राज्यसभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को पहले अनियंत्रित व्यवहार के लिए निलंबित करने की घोषणा कर दी थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा ओब्रायन को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किए जाने से ठीक पहले दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई नेताओं ने राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल के खिलाफ उनके कई बयानों के लिए प्रिविलेज नोटिस दिया है। कांग्रेस, टीएमसी, आप, आरजेडी, डीएमके, जेडीयू, एनसीपी और वामपंथी पार्टियों के नेताओं ने नोटिस दिए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक के कथित तौर पर चीनी फर्म से फंड लेने और चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने और इसमें विपक्षी पार्टियों के नेताओं का जिक्र करने के लिए गोयल की कुछ टिप्पणियों पर नोटिस दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा है कि सदन के नेता पीयूष गोयल ने इंडिया गठबंधन की पार्टियों के नेताओं के खिलाफ अत्यंत आपत्तिजनक और पूरी तरह से अस्वीकार्य टिप्पणियां की और इसके लिए वो माफी मांगने से लगातार इनकार कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के दलों ने आज दिन भर के लिए राज्यसभा से वॉकआउट करने का भी निर्णय लिया है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने के बाद दिल्ली में उनको उनका बंगला भी वापस मिलेगा। रिपोर्टों के अनुसार 12 तुगलक लेन में बंगला आवंटित किया गया है। यही बंगला उनको पहले भी आवंटित था। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से ये कहा गया है सांसद के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के बाद उन्होंने इस साल अप्रैल में ये बंगला खाली कर दिया था। राहुल गांधी को सोमवार को लोकसभा सदस्य के रूप में बहाल कर दिए जाने के साथ ही ये पूछा जा रहा था कि अब उनको उनका बंगला वापस मिलेगा। ये भी पूछा जा रहा था कि जितनी जल्दबाजी में उनसे बंगला खाली कराया गया था, क्या उतनी ही जल्दी उन्हें बंगला वापस मिल जाएगा। बंगला अलॉट किए जाने की खबर आने पर पत्रकारों ने उनसे इस बारे में सवाल पूछा तो राहुल गांधी ने कहा, मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को दावा किया कि राहुल गांधी पर निशिकांत दुबे के संसद में दिए बयान को सदन की कार्रवाई से हटाए जाने के बाद उन्हें वापस संसदीय रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि संसदीय रिकॉर्ड में यह बदलाव देर रात किया गया और भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। और मीडिया से बातचीत करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कल बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए और भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया। नियमों के अनुसार हमारी पार्टी और समान विचारों वाले अन्य विपक्षी दलों ने स्पीकर को इस बारे में चिट्ठी लिखी क्योंकि एक सदस्य जिसे पहले नोटिस नहीं दिया गया है उसके खिलाफ इस तरह के आरोप नहीं लगाए जा सकते। उन्होंने कहा, हम इस मुद्दे पर स्पीकर से मिले, हमारी शिकायत पर गौर किया गया और वो मामूली सा बयान रिकॉर्ड से हटा लिया गया। हम संतुष्ट हो गए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उनकी टिप्पणी जिस पर हमने ऐतराज किया था उसको देर रात में एक बार फिर से रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। देश के संसदीय इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव पर एनसीपी एमपी सुप्रिया सुले ने लोकसभा में कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। दंगा, हत्या और रेप की 10,000 घटनाएं हो चुकी हैं। क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 9 साल में 9 सरकारें गिरवाई हैं आपने। आप आय दुगनी करने की बात करते हैं, किसकी आय दोगुनी हो गई है?
ये सरकार किसान विरोधी है, इसलिए हमें इस सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे कि हमको राजस्थान पर चर्चा करनी चाहिए, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार इस बात का संज्ञान नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना कोई मामूली घटना नहीं है, ये बेहद संवेदनशील घटना है और सरकार का रवैया बहुत संवेदनहीन है। ये सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है। मणिपुर में मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ। मणिपुर में महिलाओं का हिंसा में इस्तेमाल किया जाना ये स्वीकार नहीं है। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की और उन्होंने ही विपक्षी गठबंधन की ओर से प्रस्ताव पेश किया। पहले रिपोर्टों में कहा गया था कि चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। इस बीच जब चर्चा की शुरुआत गौरव गोगोई ने की तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आपत्ति जताई और पूछा कि 5 मिनट में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से राहुल गांधी की बजाय गोगोई चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम तो राहुल गांधी का भाषण सुनने बैठे हैं, वो कहाँ है। उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी का भाषण सुनना चाहते हैं। इस पर हंगामा शुरू हो गया। इस पर गौरव गोगोई ने कहा कि हम लोग तो स्पीकर चैम्बर में होने वाली बात नहीं बताते। इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे पास उनके लिए 3 सवाल हैं। पहला, वो आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए। दूसरा, आखिरकार मणिपुर पर बोलने में लगभग 80 दिन क्यों लग गए और जब वो बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए। प्रधानमंत्री ने अब तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि राज्य के सीएम जिन्हें बातचीत का, शांति का और सद्भाव का माहौल बनाना चाहिए था, उन्होंने पिछले 2-3 दिनों में भड़काऊ कदम उठाए हैं जिससे समाज में तनाव पैदा हो गया है। बहस के दौरान गौरव गोगोई ने कहा कि प्रधानमंत्री को ये स्वीकार करना होगा कि उनकी डबल इंजन सरकार मणिपुर में उनकी सरकार विफल हो गई है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करते हुए प्रधानमंत्री पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि पीएम ने मौन व्रत ले लिया है, जिसे तोड़ने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। उन्होंने कहा, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखें, संवेदना प्रकट करें और उस पर सारी पार्टी अपना समर्थन दें ताकि मणिपुर को संदेश जाए कि इस दुखी की घड़ी में हम उनके साथ हैं। ये हमारी अपेक्षा थी। गौरव गोगोई ने कहा, लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में ना कुछ बोलेंगे, ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे। इसलिए ये नौबत आनी पड़ी कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हम प्रधानमंत्री जी का मौन व्रत तोड़ना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तीसरे दिन अनुच्छेद 370 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मंगलवार को हुई सुनवाई में मुख्य याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल वकील ने अपनी दलीलें दी। उन्होंने कहा, जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया वो गलत था और वो एक राजनीतिक कृत्य था। राज्यपाल और केंद्र सरकार अनुच्छेद 370 को अमान्य करने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। कपिल सिब्बल ने कहा कि जब अनुच्छेद 370 लागू था तब भी भूमि और पर्सनल लॉ को छोड़कर अधिकतर भारतीय कानून जम्मू कश्मीर में लागू होते थे। फिर 370 को हटाने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ राजनीतिक संदेश देने के लिए हमने अनुच्छेद 370 को हटा दिया। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद अब वहां करीब 1200 कानून लागू होते हैं। पहले वहां शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता था, जो कि अब मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मंगलवार को यह आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की राहुल गांधी की तरह सदस्यता लेना चाहती है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, देश के गृह मंत्री अमित शाह राघव चड्ढा के पीछे पड़ गए। जैसे झूठा बेबुनियाद केस बनाकर राहुल गांधी की सदस्यता ली, ऐसे ही राघव की सदस्यता लेना चाहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आम आदमी के सिपाही हैं। हम इनसे डरते नहीं हैं, इनसे लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। अगर राघव की सदस्यता ली तो राघव फिर चुनकर आएंगे और इनके खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अपनी जंग जारी रहेगी। बता दें, सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सर्विस विधेयक पारित हो गया, लेकिन इस दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा विवाद में घिर गए।
उन पर 5 राज्यसभा सांसदों ने फर्जी हस्ताक्षर कराने का आरोप लगाकर विशेषाधिकार हनन की शिकायत की। वहीं संजय सिंह ने कहा, गृह मंत्री सदन में बौखलाए हुए थे। कहा कि राघव चड्ढा का नाम विशेषाधिकार समिति में भेजो। क्या आपको पता नहीं, सिलेक्ट कमेटी में नाम प्रस्तावित करने के लिए किसी के सिग्नेचर की जरूरत नहीं। झूठ और अफवाह मत फैलाइए गृह मंत्री जी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।